Bismillahirrahmanirrahim. Thank you everyone for joining and welcome to all of you on behalf of Atom Camp, Learners Republic and Site Book Bank. और today we are going to discuss जो आज की हमारी किताब है द कोड ब्रेकर. दिस इज़ बाय वॉल्टर आइजकसन. और हमने पहले भी वॉल्टर आइजकसन की जो है वो एक बायोग्राफ़ी जो है वो डिस्कस की थी. और भी वॉल्टर आइजकसन जो है उसने काफ़ी बायोग्राफीज़ लिखी हैं, जिसमें फेमस वन स्टीव जॉब्स की है, आइंस्टाइन की है. And I think he has contributed a lot by bringing their life to us, okay, the way we can understand their works in a very simple way. Einstein की भी the way he has written, उसमें भी बहुत सारे ऐसे फिज़िक्स के, क्वांटम फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट जो हमें बिल्कुल समझ नहीं आ सकते, वो the way he has explained, उससे बड़ा अच्छा हमें समझ आई है उसकी. So आज की जो किताब है द कोड ब्रेकर, वो हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर मोहम्मद अदील के साथ. डॉक्टर अदील जो हैं ये सिविल सर्वेंट हैं फॉरेन सर्विस में, और इनकी पीएचडी जो है वो बायोकेमिस्ट्री में ऑस्ट्रेलिया से इन्होंने पीएचडी की है, और विद इन फॉरेन सर्विस भी और उससे आउटसाइड भी पाकिस्तान में साइंस की प्रमोशन के लिए, साइंस डिप्लोमेसी के लिए ही हैज़ बिन मेकिंग सो मैनी एफर्ट्स. सो इस वजह से आज हम टॉपिक्स थोड़े चेंज करते रहते हैं, बट वी ट्राई टू डू कि किसी तरह कभी हम फिक्शन डिस्कस करें, आर्ट करें, और इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस. सो आज हमने जो है वो साइंस का एक टॉपिक सेलेक्ट किया है. और अच्छी बात यह है कि इसके ऊपर हम पहले भी एक बुक हमने डिस्कस की थी, द जीन वाली जो है ना, सिद्धार्था मुखर्जी की. तो दिस इज़ इन कंटिन्यूएशन ऑफ दैट. और बड़ी अच्छी उससे जो है वो, चूँकि पहले वो पढ़ी हुई थी तो इसलिए इट वाज ईजियर टू अंडरस्टैंड इट. सो इस किताब को जो है वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, व्हाट वी वांट टू अचीव फ्रॉम दीज बुक आर्स जो है ना, तो मैं उसके बाद जो है वो अदील साहब की तरफ स्टार्ट करता हूँ. सो ये साइंस की भी किताबें जो है वो, इनको डिस्कस करने का मकसद ये है कि लोग जो हैं वो साइंटिस्ट से इंस्पायर हों. सो दे फाइंड हीरोज़ जो है इन द फॉर्म ऑफ साइंटिस्ट्स, और उनके काम को समझें, अंडरस्टैंड करें. और हम अपनी सोसाइटी में यंग लोगों को जो है वो, वी कैन मोटिवेट देम टू परस्यू साइंस. एंड इट्स अ वंडरफुल वर्ल्ड. अनफॉर्चुनेटली मैं पहले भी कहता रहता हूँ कि द वे साइंस इज स्टार्ट इन पाकिस्तान, एंड ऑफ्टन इट इज़ ऑल अबाउट रटाइज़म. और बड़ा अर्ली एज में हमारी जो है अवर्जन डेवलप हो जाती है साइंस से, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड विद मी एज वेल. लेकिन बिकॉज एट दैट टाइम इट वाज ऑल अबाउट रटा, एंड आई डिडंट डेवलप एनी इंटरेस्ट फॉर साइंस. So I studied economics, I studied urban economics, urban policy, but later on I developed interest because I was working on entrepreneurship. तो उस वजह से मेरी इंटरेस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हुई. तो आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स, जो पॉपुलर साइंस की किताबें होती हैं. तो आई रियलाइज्ड कि हाउ ब्यूटीफुल यू नो दीज बुक्स, दीज डिस्कवरीज आर, टू नो दैम, टू अंडरस्टैंड दैम. सो इसलिए हम चाहते हैं कि इन इश्यूज़ को इस तरह से डिस्कस करें कि लोगों को समझ भी आए, लोग इनको परसू भी करें और इसको आगे लेके भी चलें. सो विद दैट हम डॉक्टर मोहम्मद अदील साहब से बात स्टार्ट करेंगे. डॉक्टर साहब इसमें उसने पूरी हिस्ट्री जीन्स की जो है वो बताई हुई है. सो हमने चूँकि द जीन डिस्कस कर लिया था, जिसमें बड़ी डिटेल के साथ जो है वो जिसमें डार्विन, मेंडल का काम भी आया, वो सारी बातें आ गई कि कैसे जीन क्या है. तो उसमें हमने ये भी डिस्कस किया कि जीन जो है वो एक लाइफ कोड है जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इनहेरिट करता है. तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो उस कोड को इनहेरिट करता है, और वो कोड डिफाइन करता है आपका जो है वो हेल्थ, आपकी जो है वो बॉडी, आपके फिज़िकल फीचर्स, एंड टू सम एक्सटेंट इवन आपके एटीट्यूड्स भी जो है ना. तो इस किस्म की कुछ हमने डिस्कशन कर दी. लेकिन आज हम ज़्यादा बात करने जा रहे हैं, जिसमें मेरा ख्याल है इसमें उसने बहुत सारे साइंटिस्ट की बात की है, लेकिन हम ज़्यादा फोकस करते हैं जेनिफर डूडना और जेम्स वाटसन पे जो है. तो आपसे स्टार्ट ये बताएं, पहले वाटसन से बात करते हैं, उसके क्या कंट्रीब्यूशन थे, कहाँ जेनिफर डूडना उसमें लिंक होती है. इस फील्ड जो है ये सारी बुक इज़ ऑल अबाउट जीन एडिटिंग. सो उस सब के अंदर इनका क्या रोल रहा है, तो इससे बात स्टार्ट करते हैं. पहले तो थैंक यू डॉक्टर नवीद, एब्सोल्यूट प्लेजर. और ये जो बुक रिव्यू की फॉर्म में कंट्रीब्यूशन है, आई थिंक इट इज़ रियली हेल्पिंग जो एक बुक रीडिंग का एक जो डाइंग कल्चर है उसको करने के लिए. एक तो पहली अच्छी चीज़ कि द जीन ऑलरेडी डिस्कस हो गई भी है, तो एक आई थिंक एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी भी आ गई. इस किताब का वॉल्टर आइजकसन का कमाल ये है कि वो साइंस के अलावा एक बंदे को भी प्रिज्म में रखता है, तो वो जो डिस्कशन का एक्सचेंज और इंटरचेंज है वो भी डिस्कस हो जाता है.
तो जेम्स वॉटसन की कंट्रीब्यूशन इस सेंस में आती है कि जो जो जीन का बेसिक एलिमेंट है, जो ब्रिक है, वो है डीएनए। तो डीएनए के स्ट्रक्चर को डिस्कवर करने के लिए, क्योंकि जैसे किसी भी चीज़ का यूनिट होता है, तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर भी यूनिट वो मॉलिक्यूल्स है जो आपस में मिलकर लाइफ क्रिएट करते हैं। तो जेम्स वॉटसन की जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन थी वो डीएनए का स्ट्रक्चर। तो एक तरफ वॉल्टर आइजैक्सन ने जेम्स वॉटसन की उस प्रोसेस को जिक्र किया, उसके अलावा उसकी पर्सनालिटी जो कि एट टाइम्स थोड़ी कंट्रोवर्शियल भी थी, उसकी कुछ स्टेटमेंट्स यूजेनिक्स के मामले में कि इंसानों को बेस्ड ऑन देयर डीएनए क्लासीफाई किया जा सकता है, परहैप्स कुछ स्पीशीज़ किसी और स्पीशीज़ से बेहतर होगी। तो वो भी उसकी, तो उसके साथ पैरेलल डिस्कस किया। लेकिन जो उसकी कंट्रीब्यूशन, उसके अलावा रोजलिंड फ्रैंकलिन एक फीमेल साइंटिस्ट थी, उनका भी एक साइड पे जिक्र किया गया। एक बतरजीजन एक टॉपिक है कि वुमेन इन साइंस को ज़रा साइड पे रखा जाता है, वो भी एक थीम इसमें आई। तो जेम्स वॉटसन के केस में भी ये जिक्र आया कि कैसे रोजलिंड फ्रैंकलिन के ही काम को आगे लेके, जो आप बड़ा मशहूर हिलिक्स वाला स्ट्रक्चर देखते हैं अक्सर तस्वीरों में, लोगोज में, वो डीएनए का स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट करने में जेम्स वॉटसन का बड़ा कलीदी किरदार था। तो उसने बताया कि डीएनए एक दूसरे से कॉपी कैसे होता है, और इस कॉपी मैकेनिज्म की वजह से इंसानों के अंदर ग्रोथ आती है, डेवलपमेंट होती है। तो इस प्रोसेस को आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इस प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं तो आप उसमें मेडिसिन बना सकते हैं, प्लांट्स को बेहतर वेराइटीज़ में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो वहाँ से फिर फील्ड जनरेट होती है बायोटेक्नोलॉजी की। जो पहला उसका स्टेज था वो जेनेटिक इंजीनियरिंग का था, जो जेम्स वॉटसन की इरा की बात करते हैं कि डीएनए को आपने एक ऑर्गेनिज्म के डीएनए को काट के एक और ऑर्गेनिज्म में लगा दिया, और उससे आपने अच्छी, जैसे फसलों की बात कर लें तो कॉटन के अंदर जैसे आपने एक ऐसा जीन इंसर्ट किया जिससे कॉटन पेस्ट रेजिस्टेंट हो गया। तो ये पहला स्टार्ट था। जेनिफर डूडना एक बड़े इंपॉर्टेंट एवोल्यूशन पे आती है। जैसे टेक का एक एवोल्यूशन होता है कि आपके पास सिंपल फ़ोन से स्मार्टफोन्स आए, तो इस टेक्निक की एवोल्यूशन में जेनिफर डूडना ने जो प्रोसेस डिस्कवर किया वो था जीन एडिटिंग का। होता ऐसे है कि डिस्कवर ऐसे हुआ, बड़ा बेसिक सा मैकेनिज्म है कि जैसे पेनिसिलिन डिस्कवर की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, कि जी उसको वो स्पोर्स के ऊपर नज़र आ गया कि एंटीबायोटिक्स होते हैं। उसी तरह बैक्टीरिया के अंदर एक कैपेबिलिटी है कि वो वायरस को काट देता है, चॉप कर देता है उसके पार्टिकल्स को। तो इस प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्पर, जो पूरा मैकेनिज्म है। ज़्यादा साइंस में नहीं जाऊँगा वरना वो फिर गुफ्तगू काफ़ी तफसीली हो जाएगी। तो इस मैकेनिज्म को उसने फिर अडॉप्ट किया, उसके मैकेनिज्म्स को देखा, उसकी थेरी दी तफसील में कि होता कैसे, जिसकी वजह से उसको इमैनुअल शार्पेंटियर जो एक स्पेनिश साइंटिस्ट है, उनका भी जिक्र आएगा, इनको नोबेल प्राइज़ मिला। तो ये इनिशियल समरी है। बिल्कुल, बड़ा अच्छा जी। और इसमें जो बहुत इंटरेस्टिंग बात थी, जो मुझे बड़ी फैसिनेट करती रही, वो हमेशा साइंस की जो डिस्कवरीज़ का प्रोसेस है वो कैसे इंक्रीमेंटली आगे बढ़ता है, कि कब ये सफ़र स्टार्ट होता है, हर कोई अपना अपना हिस्सा डालता है और फाइनली वी गेट समथिंग। चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को जब हमने डिस्कस किया तो कैसे लोगों ने उसके अंदर जो है वो चार्ल्स बेबेज से, उससे पहले लोगों से एक मैथमेटिक्स का सफ़र स्टार्ट होता है। तो इसके अंदर जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात वो अगेन वॉल्टर आइजैक्सन ने वो रिपीट की, जो ग्रेग मेंडल था जिसने सबसे पहले, एक्चुअली इंटरेस्ट क्या थी, इंटरेस्ट थी हेरेडिटी की, कि हम जो ट्रेड्स इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से वो कैसे डिफरेंट होती हैं, कैसे सिमिलर होती हैं, ये प्रोसेस क्या है। तो उसने वो जो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उसने पीस के साथ एक्सपेरिमेंट्स किए, एंड ही वाज अ प्रीस्ट, जो है वो एक था, मॉन्क था, और उसने अपने ही उसमें गार्डन में बना के उसको डिस्कवर किया कि एक लंबा पी और एक जो है वो छोटा जो है, उनकी क्रॉस फर्टिलाइजेशन की जाए तो हाइट क्या निकलती है, एक इस कलर का पी, इस कलर के उसके फ्लावर हों तो फिर क्या होता है। एंड इट वाज सच अ वंडरफुल एक्सपेरिमेंट एट दैट टाइम, इट मतलब 19th सेंचुरी में जो उसने काम किया। तो हेरेडिटी की इंटरेस्ट तो चल रही थी, लेकिन इस किताब ने वो इंक्रीमेंटल के साथ साथ एक नया पहलू इंट्रोड्यूस करवाया है। वो नया पहलू जो है वो दो एस्पेक्ट्स हैं साइंस के, एक है कोलैबोरेशंस और एक है कंपटीशन, कि बहुत सारे लोग मिल के भी काम कर रहे होते हैं साइंस में, और देन दे आर आल्सो कम्पीटिंग विद ईच अदर इन द रेस टू डू इट फर्स्ट। ठीक है, तो इसके अंदर भी बड़ी अच्छी वो कंपटीशन, कोलैबोरेशन जो जेनिफर डूडना ने किए, एंड द काइंड ऑफ राइवल ग्रुप्स, वो आज तक राइवलरीज उनकी चल रही हैं। थोड़ा सा उस कोऑपरेशन और कंपटीशन पे ज़रा आप थोड़ी बात करें कि वो किसके साथ था। वो उसमें वो जैंग जो प्रोफेसर है हार्वर्ड का, MIT का, उसके साथ उनका कंपटीशन था, वो भी उसी रेस में था। और सो पैटेंट्स की भी उनकी लड़ाइयाँ होती हैं। सो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ साइंस जो अक्सर हम डिस्कस नहीं करते, तो उस पर थोड़ा सा बताएं। आई थिंक इस किताब का सबसे फैसिनेटिंग एस्पेक्ट यही है कि साइंस तो होती रही है, मेंडल के टाइम से भी होती थी, अब भी होती रहेगी, लेकिन साइंस, सोसाइटी, पॉलिसी का जो इंटरफेस है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़े इंटरेस्टिंग किरदार भी हैं उसमें। तो जहाँ बात की जाए, अच्छा एक छोटा सा सेगवे
डिस्कवरी और क्यूरोसिटी पे, इसमें वॉल्टर आइजैक्सन, जेनिफर डूडना का बचपन भी जरा लिखते हैं। दैट्स इंटरेस्टिंग। कि उसका रुझान कैसे आया साइंस की तरफ, तो वो उसने जिक्र ये किया कि वो ग्राउंड ओशंस की जाती थी, बायोलॉजिकल मटेरियल डिस्कवर करती थी, माइक्रोस्कोप में स्टडी करती थी, तो बड़ी हवाई में रहती थी। बिल्कुल। तो क्यूरोसिटी डेवलप हुई, तो वो परहैप्स एक इम्पोर्टेंट लेसन भी है कि बच्चों के अंदर परहैप्स वो एक इंस्टिंक्ट डालना। एंड वो 12 साल की थी जब उसने जेम्स वाटसन की किताब पढ़ी, डबल हेलिक्स जो है, और दैट आल्सो मोटिवेटेड हर। और इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उसमें द रोल ऑफ हर फादर जो है, एब्सोल्युटली। सो उसने बचपन से सपोर्टिंग फादर था, उसने अपनी बेटी को इंस्पायर किया पढ़ने के लिए, साइंस परसू करने के लिए। सो दिस इज हाउ जो इतनी बड़ी चेंजेस वर्ल्ड में ये लोग लेके आए हैं, उनके पीछे कैसे वो उसके फादर का एक कंट्रीब्यूशन तो है। नेचुरल क्यूरोसिटी, फैमिली का सपोर्ट, ये भी चीज़ें थी। अच्छा, कोऑपरेशन कंपटीशन पे आ जाते हैं। जो इस टाइम पे हार्वर्ड एमआईटी का जहाँ जिक्र आया, वहाँ पे एक ब्रॉड इंस्टीट्यूट है जो हार्वर्ड एमआईटी का कोलैबोरेशन है, जो कि नई नई डिस्कवरीज लेके आता है। एक तरफ तो इसमें जो ग्रेजुअल बिल्डअप है कि आप मेंडल से शुरू करें, वॉटसन पे आए, फिर आप न्यू फॉर्म्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पे आ गए, वो एवोल्यूशन होता रहा, कोऑपरेशन से हुआ कि साइंटिस्ट एक काम करता है लैब में, उसको रिपोर्ट करता है, किसी जरीदे में पब्लिश करता है, और वो फिर आम इंसान तक उसकी कोई कमर्शियल आउटपुट पहुंच जाती है। ये सारा एक साइंटिफिक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है कि चीज़ लैब तक बनाई गई, उसको फिर पेटेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की तरफ आए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेसिकली एक इंसेंटिव है साइंसदान के लिए कि अगर वो एक अच्छी डिस्कवरी कर रहा है तो उसको एक स्टेट कैसे रिवॉर्ड करेगा। इसके ऊपर काफ़ी बहस है इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, उस तरफ नहीं जाते, लेकिन एक इनहेरेंट स्पिरिट है कि कोऑपरेशन के थ्रू चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं। स्पेस रेस हमारे सामने थी, उसकी वजह से कितनी चीज़ें आई। मैरियन मोज़ाकाटो को आप लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो वो भी एक एलिमेंट है कि जब ये कोऑपरेशन आती है तो कंपटीशन इनहेरेंटली इम्प्लाइड होता है कि हु विल गेट देयर फर्स्ट। तो क्रिस्पर बहुत इंटरेस्टिंग इस वजह से रहा कि जब एक तरफ आपके पास एप्पल सैमसंग की एक बहस चल रही थी पेटेंट्स के ऊपर, तो बायोलॉजी की दुनिया में इनकी बहस चल रही थी, और वो इस वजह से थी कि इस प्रोसेस को जो क्रिस्पर थी, डूडना ने तो पहली दफ़ा रिपोर्ट कर दिया, लेकिन दूसरा फर्स्ट टू पब्लिश वर्सेस फर्स्ट टू कमर्शलाइज, ये दो प्रिंसिपल्स थे जिसके ऊपर काफ़ी तफसीली बहस हुई। कुछ कैरेक्टर असैसिनेशन भी हुई, कुछ इंपॉर्टेंट इसमें किरदार थे। अमेरिका का जो साइंटिफिक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसको बड़ी खूबसूरती से अक्सबंदी की गई है उसकी, कि उसमें साइंस पॉलिसी अगर कंबाइन ना हो तो बड़े मसले हो सकते हैं। तो वो उसमें जिक्र आया कि इन द फॉर्म के क्रिस्पर बंद हो गया, डिस्कवर भी हो गया कि इसका मैकेनिज्म कैसे है, लेकिन इसकी जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ये थी कि ऐसी इंसानों के अंदर बीमारियां जो कि जीन्स की वजह से होती हैं, खास जैसे बीटा थैलेसीमिया हो गया, अनीमिया हो गया। अनीमिया की बीमारी सिर्फ इस वजह से होती है कि आपके जीन्स में सिर्फ एक लेटर है जो कि ख़राब है, जिसकी वजह से आपके रेड ब्लड सेल्स नहीं बन पाते। तो इस सारे प्रोसेस को जीन एडिटिंग के थ्रू ठीक किया जा सकता है। जीन एडिटिंग लिटरली ऐसा है कि जब आप एक वर्ड प्रोसेसर पे कुछ लिखते हैं तो नीचे रेड लाइन आती है, आप उसको एडिट कर देते हैं। तो ये इस प्रोसेस की खूबसूरती थी। तो ये उसकी बिकॉज ऑफ अ कोऑपरेशन ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल, जैसे इमैनुअल शार्पेंटियर फ्रांस से आती हैं, उसका किरदार है, किसी ने इटली में रिपोर्ट किया, किसी ने लैटिन अमेरिका से रिपोर्ट किया, तो काफ़ी। और ये भी ऐसा नहीं कि कम्प्लीटली मिरास है जेनिफर डूडना की कि उसी ने किया, काफ़ी सारे रोल प्लेयर्स थे, लेकिन फर्स्ट टू पब्लिश का इंसेंटिव आ गया। जैंग जो है वो एमआईटी में फिर एक छोटा सा इंपॉर्टेंट रोल है एरिक लैंडर का। एरिक लैंडर अभी रिसेंटली यूएस में एक ऑफिस ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी पॉलिसी होता है, उसके वो हेड थे। रिसेंटली उन्हें रिज़ाइन करना पड़ा अपने एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से। उन्होंने काफ़ी हद तक चैम्पियन किया कि जैंग को आगे लेके जाएं, क्योंकि हार्वर्ड बॉस्टन की बड़ी वो लड़ाई थी। तो जेनिफर डूडना फिर उधर से अब इसमें यह भी एक बड़ा नफसियाती अमल भी जिक्र किया गया है कि एक साइंसदान जब इंडस्ट्री से एफिलिएट होता है तो उसकी वैल्यूज़ का भी क्लैश है कि एक तरफ तो वो इंडिपेंडेंट डिस्कवरी कर रहा है, लेकिन अब उसको मैनेजमेंट के लोगों के साथ दूसरा एक वो बिहेवियर जो है वो साइंस के अंदर विमेन को बिल्कुल थोड़ा सा मार्जिनलाइज करने की एक जो ट्रेडिशन चलती रही है, वो जेनिफर के केस में भी काफी सामने आती है। और रोजलिन फ्रैंकलिन जो जेम्स वैटसन के उसके बारे में रिमार्क्स, और हालांकि उसी के आइडिया ने हेल्प हिम टू कंसीव दैट एवरीथिंग जो है। सो वो एक और इसमें बड़ी हमने पहले भी वो मरियाना मैज़ुकैटो की किताब डिस्कस की थी, एंटरप्रेन्योरियल स्टेट, और उसमें भी हमने ये बड़ी डिस्कशन की कि जो स्टेट है वो R&D कैसे फंड करती है। तो इसके अंदर वो जो किरदार हमने बाद में कंप्यूटर में भी डिस्कस किया, उसका नाम बुश विनेवर। हाँ, तो ये उसने एक मॉडल बनाया था कि जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट अपने रिसर्च सेंटर ना बनाए, ठीक है, वो गवर्नमेंट रिसर्च फंड्स दे यूनिवर्सिटीज़ को और यूनिवर्सिटीज़ रिसर्च करें, ठीक है। तो दिस फंड ने उसने इतना हेल्प किया अमेरिका को कि ये इसके अंदर भी आप देखते हैं कि वो जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उसका बड़ा कलीदी रोल है। जब जेम्स वाटसन की डिस्कवरी होती है, पीछे साइंस की फंडिंग, पीछे गवर्नमेंट की फंडिंग होती है, फिर उसके बाद एक स्टेज आती है जिसमें
ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है, बिल क्लिंटन जो है बिल्कुल वो प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस था, और उस वक्त वो मीडिएट करता है बिटवीन द टू पार्टीज ऑफ साइंटिस्ट कि आप इकट्ठे मिलके काम करें। तो आप इम्पोर्टेंस देखें, स्टेट जो है वो साइंस को इम्पोर्टेंस क्या देती है कि प्रेसिडेंट जो है उसको ये फिक्र है कि ये दो स्ट्रीम्स ऑफ साइंटिस्ट पैरेलल चल रहे हैं, तो वी शुड मेक एफर्ट टू ब्रिंग देम टुगेदर। ही ब्रॉट देम टुगेदर। वो बहुत अच्छी कामयाब एफर्ट ना हुई, बट ही अनाउंस्ड, जिसमें वो दोनों साइड पे खड़े थे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। सो एक तरफ वो साइंस का इंफ्रास्ट्रक्चर है, दूसरी तरफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है कि जहाँ अगर पेटेंट्स में कोई इशू आ गया है जिसमें, तो आप यू कैन गो टू द कोर्ट्स, यू कैन गो टू द सिस्टम, आर्बिट्रेशन। तो इस सारे जिसको हम इकोसिस्टम नहीं कहते रिसर्च का, इस पे थोड़ी सी आप कुछ बात करना चाहें। आई थिंक शुरू से कर लेते ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से। बेसिकली दो किरदार थे, एरिक लैंडर और क्रेग वेंटर। क्रेग वेंटर प्राइवेट एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट करता था, एरिक लैंडर गवर्नमेंट फंडेड हार्वर्ड का प्रोफेसर था, ब्रॉड इंस्टीट्यूट को लीड करता था। तो अब सबको पता चल गया कि जब आपको पता चल गया कि आपका डीएनए ही है जिसको सीक्वेंस करने की टेक्नोलॉजी है, तो अब पहले कौन सी ये पूरी रेस चली कि पहले कौन किसी इंसान का जीनोम सीक्वेंस करेगा और किस प्रोसेस से करेगा। तो इसमें कंप्यूटर साइंटिस्ट भी इन्वॉल्व थे, एल्गोरिदम्स भी थे, मैपिंग भी थी कि किस तरह किया जाए। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बिकेम अ वेरी गुड केस स्टडी कि साइंस, पॉलिसी और स्टेट का क्या रोल है आपस में एक दूसरे को इंसेंटिवाइज करने के लिए। बजायर प्राइवेट सेक्टर के पास वर्च्यू ऑफ फंड्स, कंपनीज की अवेलेबिलिटी, पेटेंट्स का, मतलब ये भी एक बहस चली कि क्या जो आपका डीएनए है उसको पेटेंट किया जा सकता है कि नहीं, और अगर किया जा सकता है तो क्यों। हीला सेल लाइन, जिसकी एक सेल लाइन है जिसके ऊपर कैंसर रिसर्च हुई, हेनरिएटा लैक्स, ये भी इसमें बाकायदा किताब लिखी गई है कि जी उसके ऊपर भी एक रेसिज्म का था कि आपने एक इंसान की सेल लाइन यूज़ कर ली लेकिन उसको कोई बेनिफिट नहीं दिया। तो प्राइवेट सेक्टर का मोटिव, एरिक लैंडर चूंकि पब्लिक सेक्टर से इन्वॉल्व था तो उसको वैसे ही एक गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट था, तो प्राइवेट एंड पब्लिक फंडिंग केम इन। इकोसिस्टम कॉम्प्लेक्स हो जाए इससे मसला नहीं होता, एट टाइम्स कंपटीशन इज गुड, लेकिन अगर उसको एंड में स्ट्रीमलाइन कैसे किया जाए, तो वो यहाँ पे बड़ा क्लियर नजर आया कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में द गवर्नमेंट हैड टू इंटरवीन कि ठीक है, दोनों ने अपनी अप्रोचेस कर ली, अब वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। और वही चीज़ अप्रोच जीन एडिटिंग में करनी पड़ी, क्योंकि जीन एडिटिंग जब अपनी पीक पे जा रही थी कोविड आ गया, तो अब वो जो पेटेंट बैटल्स थी वो एक और ही चली गई। अब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पे आ गए कि जी अब हमें इंस्टेंटली ज़रूरत है कि हम किसी तरह बायोटेक को डिप्लॉय करें पीसीआर टेस्ट बनाने में, वैक्सीन्स बनाने में। तो वो इकोसिस्टम जो है बड़ा और एम्पावर करना बड़ा ज़रूरी है। जैसे मेरी जो फील्ड है साइंस डिप्लोमेसी की, वो भी इस वजह से बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपको हर स्टेक होल्डर को, जो पाइपलाइन है, सप्लाई चेन है पूरी, साइंटिस्ट है, एकेडमिक्स है, तो आपको स्टेम पॉपुलराइजेशन पे ध्यान देना है कि जैसे यूएस में किया जाता है कि स्टेम किट्स बनाई जाती हैं, बच्चों के अंदर एक इंटरेस्ट डाला जाता है। फिर उसके बाद पाइपलाइन में जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जैसे पाकिस्तान में साइंस मैनेजर्स का इतना रुझान नहीं है, लैब्स को मैनेज करने के लिए आपको कमर्शलाइजेशन के एजेंट्स चाहिए। यूएस में वो बड़े वाफर मिकदार में, अटॉर्नी का बड़ा रोल है। एब्सोल्युटली के जी, आप जब रिसर्च करते हैं तो आपकी रिसर्च की कमर्शियल वैल्यू किसको दी जाएगी, कि आपके पास रहेगी या यू आर साइनिंग इट ऑफ, तो ये आपकी इन्फॉर्म कंसेंट होती है। तो वो जो लीगल ट्रेनिंग है वो दी जाती, मतलब सप्लाई चेन में आपके पास गाहे बगाए हर जगह प्लग देना लोग। और फिर स्टेट का कि वो किस तरह की रिसर्च को कमर्शलाइज करना चाहता है। जैसे पाकिस्तान जैसी कंट्री जिसके लिए एग्रीकल्चर एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आप प्रायोरिटाइज करेंगे कि बायोटेक की इंटरवेंशन लाई जाए ताकि आप जल्द से जल्द फूड सिक्योरिटी, या जैसे उनके केस में जीनोमिक सिक्योरिटी वाज अ नेशनल ऑब्जेक्टिव, उन्होंने उसको नेशनल ऑब्जेक्टिव बना दिया। जो ये मैज़ागाटो अपनी मिशन इकोनॉमी में डिस्कस करती है कि मून बिकेम अ मिशन फॉर द यूएस ना, तो उनके अंदर एक टेंडेंसी है कि वो किसी भी हैबिट को मिशन बनाते हैं, प्लग इन करते हैं गैप्स को, और फिर इकोसिस्टम के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चलने देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कल को उन कॉन्फ्लिक्ट से वैल्यू भी निकलेगी। तो जहाँ जैंग और डूडना का कंपटीशन चलता रहा, वहाँ ब्रेक थ्रूज भी बड़ी ज़बरदस्त आई कि हम डिज़ाइनर बेबीज़ को भी डिस्कस करने लग गए कि आप बर्थ पे कलर चेंज कर सकते हैं बच्चे की आई का, डिजीज क्योर कर सकते हैं। तो वो उसका इतना एम्बेड खुल जाता है। सो इसको थोड़ा सा हम ना ज़रा डी कोड करते हैं, जो ऑडियंस हमारी जो है जिसकी साइंस बैकग्राउंड नहीं है, और जो हम उनको कह रहे हैं कि आप हमारी जो पिछली जो है वो वीडियो जो है वो पड़ी हुई है एटम कैंप के यूट्यूब पे, आप वो द जीन वाली वीडियो भी देखें, उसमें ज़्यादा आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन जस्ट अगेन टू रिपीट इट फॉर समवन हु डोंट नो मच अबाउट दिस साइंटिफिक प्रोसेस, तो जीन जो डीएनए है वो एक्चुअली जो सारी साइंस की डिस्कवरी है, दिस इज़ कि हर बंदा जो है, हर इंसान, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एक कोड इनहेरिट करता है, वो कोड उसको शेप करता है। तो वो कहते हैं कि वो कोड जो है, चूंकि वो शेप करता है, उस कोड की वजह से किसी की हाइट लंबी है, किसी की छोटी है, किसी की स्किन का कलर ये है, किसी का ये है,
कोई पैदा होते ही बीमारियां बहुत सारी बाय बर्थ होती हैं, ह्यूमन एम्ब्रियो में जो है वो इवॉल्व होना स्टार्ट हो जाती हैं। अब उसमें ना वो कहते हैं कि उस कोड को जो है चेंज किया जा सकता है, सो दैट इज़ क्रिस्पर। और क्रिस्पर की जहाँ से वो जीन एडिटिंग की बात आती है, उन्होंने एक्चुअली वो बैक्टीरिया को स्टडी किया कि बैक्टीरिया ने ओवर द टाइम, बैक्टीरिया और वायरस के दरमियान भी एक जंग चल रही है जब से ये कायनात बनी हुई है। सो बैक्टीरिया ने वायरस से लड़ के ओवर द टाइम एक अपनी इम्यूनिटी डेवलप की हुई है। उस इम्यूनिटी से वो ये करता है, जो वायरस उसको अटैक करता है वो उसको चॉप कर देता है। तो वो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी उन्होंने जब ले ली तो उन्होंने कहा कि एडिट किया जा सकता है वायरस को। अब उस वायरस की वजह से डीएनए का जो कज़न है, जो उसको कहते हैं लेस नोन कज़न जो है, वो आरएनए है। तो अब आरएनए की जब एप्लीकेशन आती है तो वो वैक्सीन में भी यूज़ होते हैं आरएनएज। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है कि वो जो जीन है उसको एडिट किया जा सकता है। तो उस प्रोसेस ऑफ एडिटिंग पे ज़रा आप थोड़ा सा कुछ बताएं सिंपल लफ्ज़ों में कि व्हाट डज इट मीन एक्चुअली, जीन एडिटिंग का मतलब क्या है, उस कोड को कैसे चेंज किया जाता है और कैसे उन्होंने डिस्कवर किया कि ये कोड चेंज कैसे हो। साइंस कम्युनिकेशन भी एक आर्ट है कि आप कैसे जार्गन को, और ये भी टेंडेंसी है खासतौर पे साउथ एशिया में खासतौर पे, कि अपनी वो एपिस्टेमिक अथॉरिटी को ना मनवाने के लिए हम जार्गन इस्तेमाल करते हैं। प्रोसेस बड़ा आसान है। इमेजिन करें कि एक बिल्डिंग है, उसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो आपका डीएनए। हम एक टर्म यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं सेंट्रल डॉगमा। वो सेंट्रल डॉगमा आपका इंसान बनने का कोड है। तो बेसिकली डीएनए जो एक कोड है, उसने जब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, जैसे आप एक किसी चीज़ को कमांड देते हैं कुछ एग्जीक्यूट करने के लिए, तो आप उसको एक चीज़ में कन्वर्ट करते हैं। तो डीएनए गेट्स कन्वर्टेड इनटू आरएनए, आरएनए बढ़ता है प्रोटीन, और प्रोटीन सब कुछ है। मसल्स हैं, आपकी कंप्लीट बॉडी के अंदर जितनी प्रोटीन है वो उस कोड के तहत बनती हैं। बाकी कंपोनेंट्स भी, कार्बोहाइड्रेट्स भी, इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं सेंट्रल डॉगमा। द मोमेंट यू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस यू टेक कंट्रोल ओवर इट। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा सेगवे ये भी था, बेसिक रिसर्च पे इन्वेस्टमेंट करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एट द एंड ये कोई बहुत हाई फाई डिस्कवरी नहीं थी। बैक्टीरिया बड़े अरसे से, हॉट स्प्रिंग्स जब दुनिया बनी थी उसमें भी बैक्टीरिया मौजूद है। तो ये रिसर्च वहाँ से शुरू होती है कि उन बैक्टीरिया में ऐसी क्या खास बात है कि वो हाई टेम्परेचर्स पे 200-300 डिग्री के ऊपर भी सर्वाइव कर रहे हैं। तो उनके अंदर एक मैकेनिज्म था, तो उस मैकेनिज्म को स्टडी करते करते हम लोग क्रिस्पर पे पहुंच गए। तो आपके पास ये जो पूरा एक लैडर है कि आपके पास डीएनए, उसका सीक्वेंस, फिर आप उसके बाद उसकी कन्वर्जन इनटू आरएनए, फिर उसके बाद उससे प्रोटीन बनना। इस प्रोसेस के अंदर आप जहाँ जहाँ एडिटिंग कर सकते हैं, उसकी वजह से फिर आप डिफरेंट डिलीवरेबल्स बना लेते हैं। कि अगर आपने, और इंसान की काफ़ी बीमारियाँ उसके डीएनए के अंदर डिफेक्ट्स होते हैं। यहाँ से फिर एक एथिकल डिबेट भी निकलेगी कि अगर किसी को बीमारी नहीं है तो क्या उसके पास राइट मौजूद है कि वो एस्थेटिक चेंजेस कर ले, कि आप बाय बर्थ अपने अंदर एथलेटिक एबिलिटीज़ डाल लें, सुपर ह्यूमन बन जाए। वो भी एक एथिकल डिबेट, एक टेंजेंट पे निकल जाती। लेकिन प्रोसेस ये है कि आप जो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ है उनको चेंज कैसे करेंगे, किस प्रोसेस से करेंगे। तो और दूसरा कि क्या ये जो प्रोसेस है ओपन सोर्स में पड़ा होना चाहिए कि नहीं। बायो हैकिंग का भी इस किताब में जिक्र है। वो भी एक टेक्निक निकल आई कि अब कुछ लोग यूट्यूब पे वीडियोस में अपने ब्लड स्ट्रीम के अंदर क्रिस्पर इंजेक्ट कर रहे हैं कि जी मैं अपनी मसल मास बढ़ा लूँगा। हालांकि इतना आसान नहीं होता। इन प्रोसेसेस को लैब में बड़ी कंट्रोल एनवायरनमेंट्स में किया जाता है। एक बहुत अच्छी बात, जो हम लेटेस्ट बुक्स ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं बुक और में जो है थोड़ी लेटेस्ट बुक, तो ये भी 2021 में जो है वो पब्लिश हुई। 2021 में जेनिफर डूडना और इमैनुअल शार्पेंटियर को जो है वो नोबेल प्राइज़ मिला उनके उसी काम के ऊपर जो पेपर उन्होंने 2012 में लिखा था। सो एक और इसमें इंटरेस्टिंग बात आती है जब आप लेटेस्ट बुक्स डिस्कस करते हैं कि उसमें वो टुडेज़ के इश्यूज़ भी डिस्कस हो रहे होते हैं। जैसे उसने ट्विटर के ऊपर ट्वीट्स क्या हो रहे हैं, कौन क्या लिख रहा है, किस किस्म के ट्वीट्स हैं, मिसयूज़ कैसे कर रहे हैं, रूमर्स कैसे फैला रहे हैं। तो वो बातें भी, तो वन कैन रिलेट टू इट कि बिकॉज व्हेन वी रीड न्यूटन, आइंस्टाइन, तो ऑब्वियसली इट लुक्स लाइक कि वो पता नहीं कौन लोग थे, कैसे लोग थे। तो आप जेनिफर डूडना की स्टोरी पढ़ेंगे तो शी इज़ जस्ट लाइक एनी अदर गर्ल जो है ना ग्रोइंग अप इन द यूएस जो है ना, दैट यू कैन रिलेट टू। दो वो सारा सिस्टम जो है वो हमारे पास नहीं है, बट शी स्ट्रगल्ड विद हर ओन शाइनेस बहुत थी उसमें, और शी स्ट्रगल्ड विद ऑल दीज चैलेंजेस। बुलिंग बहुत उसकी होती रही बचपन में जो है। तो मतलब वन कैन रिलेट टू ऑल दीज थिंग्स। सो दैट्स अ फैसिनेटिंग एस्पेक्ट ऑफ दिस बुक जो जैसे वाल्टर आइजकसन वो करता है। तो अभी आपने वो उसको रिलेट कर ही दिया है कि जो एडिटिंग के अंदर अब जो इश्यूज़ हैं वो ये आ रहे हैं कि आप कोड एडिट कर दें। वो कोड एडिट करके व्हाट यू कैन डू, दिस इज़ नो प्लाजिबल, बट कितना सक्सेसफुल है दिस, और ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर रेगुलेशंस क्या होंगे। नो पीपल आर डिस्कसिंग कि ठीक है जी आपको बच्चा जो है
वो किस किस्म का चाहिए, वो हेल्दी चाहिए, वो शॉर्ट हाइट वाला, वो लंबी हाइट वाला चाहिए, स्किन कलर क्या हो। अच्छा, फिर उसमें जो बॉन्ड डिजीज़ है, मसलन अगर पेरेंट्स को HIV है या पेरेंट्स को कोई ऐसी बीमारी है, वो कहते हैं अगर ह्यूमन एम्ब्रियो का वहाँ पर जाके एडिटिंग कर दी जाए तो जो बच्चा पैदा होगा, और ये की उन्होंने जो चाइना में उन्होंने जो साइंटिस्ट ने किया, और ट्विन पैदा हुए उसमें, और दोनों को एड्स नहीं थी। तो दिस इज़ नो, अब नो चैलेंजेस जो हैं वो एथिक्स बहुत आ रही है, पब्लिक पॉलिसी और एथिक्स आ रही है कि एथिक्स के क्वेश्चंस ये रेज हो रहे हैं कि किस हद तक हम आगे जा सकते हैं। अब उसमें रिलीजन भी आ जाता है, लोग कहते हैं कि आप यू आर ट्राइंग टू बिकम गॉड, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि ये एथिकल नहीं है। मसलन एक जो अफोर्ड कर सकता है वो अपने बच्चे को जो है हेल्दी बनवा ले, उसके मसल स्ट्रॉन्ग कर ले, उसका स्टेमिना, उसके अंदर रेड ब्लड सेल जो हैं वो ज़्यादा करवा ले, और उससे उसका स्टेमिना बढ़ जाएगा और वो जाके ओलंपिक्स जीत ले। जो कि ओलंपिक्स तो इसी तरह उसका माइंड कैसा हो, उसकी थिंकिंग कैसी हो, तो यू कैन टू सम एक्सटेंट यू नो लुक्स लाइक यू कैन चेंज दीज थिंग्स। तो इस एथिक्स के ऊपर ज़रा डिबेट में बताएं, क्योंकि ह्यूमन के हवाले से जो क्रॉप्स और एनिमल्स में हो रहा है वो तो बड़े अरसे से we've been playing with that havoc with human beings with plants and animals, लेकिन नो दिस इज आवर टर्न, ठीक है। तो इस पे कुछ एथिक्स की डिबेट बताएं, क्या चल रही है इस बुक में भी और जनरली भी। आई थिंक वही जैसे आपने भी जिक्र किया ना, वॉल्टर आइजैक्सन का कमाल ये कि वो साइंस के अलावा जो इंसान साइंस कर रहा होता है, हाँ। जैसे साइंटिफिक बैटल्स कोई नई बात नहीं है। न्यूटन का भी बड़ा फेमस वो केस था, टेस्ला का आपके सामने है। तो बेसिकली जो एथिक्स की तरफ जब चीज़ आ जाती है, एक तो साइंटिस्ट, जैसे हम डॉक्टर्स का हिपोक्रेटिक ओथ की बात करते हैं कि आपका अल्टीमेट एम ह्यूमन लाइफ प्रोटेक्ट करना है, तो साइंटिस्ट डिस्कवरी किस हद तक ले जा सकता है। इसमें सबसे पहले एथिक ये है कि ओपननेस कितनी हो। अब आपके पास एक टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप अपने DNA को एडिट कर सकते हैं, तो ये टेक्नोलॉजी किसके पास हो। स्टेट्स ज़ाहिर है कोई कंट्रोल एक्सरसाइज करना चाहते हैं, क्योंकि इसके डिफेंस एप्लीकेशंस भी हैं। कल को आप इसको वेपनाइज भी कर सकते हैं, तो वो बायो सिक्योरिटी की बहस निकल आती है। तो स्टेट कंट्रोल चाहते हैं, वो कंट्रोल कैसे एग्जीक्यूट करें, क्या वो लैब्स को बंद कर दें, उनको रेगुलेट करें, क्या मैकेनिज्म्स हो। तो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ भी हैं जो जिनको अब एडवांस किया जा रहा है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी एप्लीकेशन जो नज़र आ गई और वो इम्प्लीमेंट भी हुई, वो हुई ब्राज़ील और क्यूबा में। जैसे डेंगू यहाँ पे होता है, उस तरह भी मॉस्कीटो बॉर्न डिजीज़ काफ़ी सारी हैं। तो उन्होंने जीन एडिटिंग के मैकेनिज्म को इस्तेमाल करके एक प्रोसेस उसे कहते हैं जीन ड्राइव, उन्होंने पूरी की पूरी स्पीशी वाइप आउट कर दी कि वो कॉज ही नहीं कर पाएगी डिजीज़। अब जहाँ पे इसका हेल्थ बेनिफिट ऑब्वियस है, वहाँ पे एक स्पीशी वाइप आउट करना एक बड़ा एथिकल सवाल रेस करता है। तो आजकल जीन ड्राइव्स UN में बाकायदा एज सब्जेक्ट डिस्कस होता है। तो एथिक्स, और एक इससे बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये नजर आता है कि नेचुरल साइंटिस्ट आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू डिस्कस एथिक्स इन कॉम्प्रिहेंशन। साइंटिस्ट तो हमेशा अपने वो इंसेंटिव, क्योंकि डिस्कवरी है, ग्रांट मिलना है, वो तो चाहेगा कि उसको ग्रांट आती रहे। लेकिन एक सोशल साइंटिस्ट वहाँ प्लग इन करना बहुत ज़रूरी, वो भी इसका जिक्र आता है वहाँ पे। डाइवर्स कम्युनिटीज़ रखना, क्योंकि ख़ास तौर पे जब डिफरेंट डाइवर्स रिसर्चर्स आते हैं, उनका अपना एक एप्टीट्यूड होता है टुवर्ड्स रिसर्च। जैसे जैंग को जहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव पोर्ट्रे किया गया, वहाँ पे उसकी एडवांसमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो उस प्रोडक्ट उसको कमर्शलाइजेशन की चेन में तो ले आया। ठीक है, मतलब उस पेटेंट की डिस्कशंस बड़ी चली और फिर कॉन्ट्रैक्ट चीटिंग और इस तरह की बात है, लेकिन वो आगे ले गया। तो एथिक्स की जो डिस्कशन है वो ये कि मतलब इंसान एज अ सोसाइटी क्या चाहते हैं। अगर कोई डिज़ाइनर बेबी की तरफ जाना चाहता है तो उसको राइट कौन देगा, और अगर इसको रिजेक्ट करना है तो किसने रिजेक्ट करना है क्या। और उसमें अगर जेन्युइन कॉजेज भी हैं, जैसे हम वायरस की बात अभी कर रहे थे कि अगर आपके दोनों पेरेंट्स को जो है कोई ऐसी डिजीज़ है जो इनहेरिटेबल है, सो यही जेनिफर डूडना को ईमेल्स आती थी व्हेन शी टुक अ स्टैंड्स एथिकल, तो उसको कोई माएँ ईमेल करती थी कि मेरे बच्चे को ये है तो व्हाई आर यू रिस्ट्रिक्टिंग। सो मैं तो चाहती हूँ मेरे बच्चे का एडिट हो जाए, ऑटिज्म उसकी ठीक हो जाए, उसके और डाउन सिंड्रोम है, ये जेनेटिक डिजीजेज है ना। तो वो अगर वो ठीक होने के चांसेस जो हैं वो भी बहुत बड़े हैं। इसमें कैंसर का ट्रीटमेंट है, तो ये एस्पेक्ट भी सारे हैं। और सबसे बड़ा 3 चीज़ों का एक्सेस, कि क्या ये टेक्नोलॉजी तमाम मुल्कों को बराबर एक्सेसिबल होगी, अवेलेबिलिटी कि जो उससे प्रोडक्ट्स आते हैं वो हर शहरी को आम मिलेंगे, या एलिटिस्ट कॉन्सेप्ट आ जाएगा। जैसे स्पेस में डिस्कशन हो गई कि सिर्फ एलीट लोग ही क्लाइमेट चेंज के बाद ऊपर चले जाएंगे मार्स पे और हम यहाँ बैठे रहेंगे, तो एक वो कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। फिर आपने देखने की पॉलिसी पैराडाइम क्या है कि जी अफोर्डेबल है कि नहीं, उसको हम किस सिस्टम, क्योंकि इसमें एक बड़ी बहस थी इंश्योरेंस की कि ये जो सारा प्रोसेस है, साइंस करना बड़ा एक्सपेंसिव काम है। मतलब आप ये जो सारा प्रोसेस है, वी आर टॉकिंग अबाउट बिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो कल को जब ये मार्केट में प्रोडक्ट जाएगी तो क्या इंश्योरेंस कंपनीज कॉम्पिटेंट इनफ होंगी कि वो ऐसी सर्विसेज दे सकें, रिस्क असेस कर सकें। अच्छा, अभी हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद ऑडियंस की तरफ आते हैं। इसी किताब के एंड स्टार्ट भी उससे करता है और एंड भी उससे होता है।
जाके कि ये कोविड-19 की जो रेस है, बिकॉज अगेन दिस इज समथिंग दैट वी आर स्टिल गोइंग थ्रू, तो उस रेस के अंदर भी क्रिस्पर का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आरएनए वैक्सीन्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, और यही लोग हैं फिर वो उस रेस में भी जाते हैं कि हम डायग्नोस्टिक टेस्ट बनाएं, हम वैक्सीन इसकी बनाएं, और वो आरएनए बेस्ड वैक्सीन बनती हैं, वो चाहे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बनती है, चाहे वो वहाँ मॉडर्ना बनती है। तो इसको थोड़ा थ्रेड को कनेक्ट कर दें विद दिस जीन एडिटिंग थिंग, क्रिस्पर, और ये आज का कोविड-19 का डायग्नोस्टिक और वैक्सीन और इसका फ्यूचर जो है। आई थिंक इसमें जो एक इसने पैरेलल ड्रॉ किया है वो एक तो इन्फॉर्मेशन रेवोल्यूशन है, दूसरा जेनेटिक रेवोल्यूशन है। मतलब क्रिस्पर इज अ काइंड ऑफ अ पिनिकल जो हम इतने अरसे से टेक्नोलॉजी डिस्कवर करते आ रहे थे, अब हमारे पास एक रिलेटिवली अफोर्डेबल टूल आ गया कि अब हम ह्यूमन जीनोम्स को और ये यू कैन डू इट एट योर होम, कि आप जाके डेटाबेसेस एक्सेस कर सकते हैं जिसमें आप चीज़ों के, इंसानों के, जानवरों के जीनोम्स को एक्सेस कर सकते हैं। NCBI एक वेबसाइट है, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, उस पर आप किसी भी चीज़ का डालें DNA आ जाता है। अब उससे करना क्या है? आई थिंक ये एक बड़ा सवाल था जिसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, फिर पैंडेमिक आ गया, तो पैंडेमिक ने आपके लिए एक प्रॉब्लम रख दिया कि अब इस पैंडेमिक को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला चीज़ थी डायग्नोसिस। ये जो बड़ी जल्दी हमने वेरिएंट्स डिटेक्ट किए वो इस वजह से डिटेक्ट किए क्योंकि सीक्वेंसिंग की टेक्नोलॉजी बड़ी आसानी से अवेलेबल थी। चाइनीज़ ने बहुत अर्लीस्ट हिस्ट्री में सबसे अर्लीस्ट मेरे ख्याल में सीक्वेंसिंग उन्होंने करके तो शो कर दी, दैट हेल्प टू डिजाइन डायग्नोस्टिक, और उसमें ट्रांसपेरेंसी भी है, और उसमें वो जो स्पाइक्स वाला उन्होंने आइडेंटिफाई किया ना, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो कोरोना के जो है वायरस के वो स्पाइक प्रोटीन्स हैं, तो लिहाजा जब वो आरएनए वैक्सीन लगा रहे थे तो उन्होंने वही रेप्लिकेट किया था कि जाके अंदर ह्यूमन सेल्स को पता चले, वो स्पाइक्स भी क्रिएट करने पड़े उन्हें उस सेल के अंदर ना, ताकि वो स्पाइक्स को अज्यूम करे कि स्पाइक्स ऐसी हैं जैसे आपके मोबाइल का IMEI है, तो वो उसी तरह उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन थी, वेरिएंट्स डिस्कवर। उसका फायदा ये हुआ कि सारी रिसर्च ओपनली अवेलेबल थी, आप अभी भी जाके कोविड के तमाम वेरिएंट्स के डेटा एक्सेस कर सकते हैं। तो एक तो ये भी है कि ओपननेस जीन एडिटिंग की वजह से, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी आसान है, हर जगह हो रही है, पाकिस्तान में भी हो रही, तमाम ममालिक में दुनिया में हो रही है, बस अब उसका एंड गोल क्या है। तो पैंडेमिक ने तो बड़ा अच्छा टेस्ट केस दिया, डायग्नोसिस सारे क्रिस्पर की स्टडी की वजह से बने, क्योंकि अब आपका इतना अबूर आ चुका है। PCR एक टेक्नोलॉजी है कि आप कैसे, जो PCR टेस्ट सारों को करना पड़ा, ओवर एंड ओवर करना पड़ा, वो प्रोसेस सिंपली है कि आप जो सेल्स के अंदर एक प्रोसेस होता है उसको रेप्लिकेट करके डिटेक्ट करते हैं कि क्या वो वायरस आपके सेल्स के अंदर मौजूद है या नहीं। तो क्रिस्पर ने आपको वो टूल्स दे दिए। फिर चूंकि RNA पे बड़ा रुझान था तो mRNA वैक्सीन्स बनानी बड़ी आसान होगी। अब अगला फ्रंटियर हमारा यही है कि इफ़ वी कैन मेक वैक्सीन्स अगेंस्ट कोविड, तो इतनी सारी जो वायरल बीमारियां हैं उस पर हम क्यों नहीं, जैसे ALS है, बेताश और वायरल लोड की बीमारियां, उनको क्यों नहीं सॉल्व कर सकते। और उसमें ये भी है ना कि आप अभी ये है ना कि कोरोना वायरस की हमने तो कर लिया, लेकिन आगे जो है हमारी नेक्स्ट जनरेशन को भी यही फेस करना है। तो वो कह रहे हैं कि अब कैसी ऐसी जो है ना वो जीन एडिटिंग की जाए कि जो हमारी अगली जनरेशन है वो इम्यून हो टू कोरोना वायरस या एनी अदर वायरसेस। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी साइंस में ना हर स्टेज पे लगता है कि हम बहुत एडवांस निकल आए हैं, लेकिन व्हेन यू लुक अहेड तो इट लुक्स लाइक कि आपने अभी कहीं भी नहीं है अभी आप। तो देयर इज सो मच टू बी डन, एनिमल्स के लिए, ह्यूमन बीइंग्स के लिए, डिजीजेस, कैंसर का देख लें ट्रीटमेंट अभी तक जो है वो नहीं है, हार्ट की जो डिजीजेज हैं ये जेनेटिक हैं, तो इनके ट्रीटमेंट जो है वो जीन एडिटिंग से हो सकते हैं, बट स्टिल यू नो दैट जर्नी इज फार अहेड जो जिसके ऊपर अभी हमने ट्रैवल करना है। उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि साइंस जैसे हो रही है वर्सेस सोसाइटी एक्सेप्ट कैसे करती है। अब कैंसर है, कैंसर या हार्ट की बीमारियां हैं, वो सिर्फ जेनेटिक कंपोनेंट नहीं है, उसमें हमारी सोसाइटी की अपनी भी है। जैसे नेचर नर्चर की बहस है, नेचर नर्चर की बात, तो नर्चर को इग्नोर नहीं कर सकते, नेचर को आप फंड करते रहें, ये उस बुक का क्रक्स था। ये द जीन जो है उसके अंदर उसने स्टार्ट ही उससे किया है, नेचर वर्सेस नर्चर, कि व्हाट वी, हम जो भी आज हैं उसमें कितना रोल हमारे उस जीन का है जो हमने इनहेरिट किया अपने पेरेंट्स से, और कितना रोल जो है वो हमने सोसाइटी से जो इवॉल्व किया है। सो दे बोथ वर्क, और दोनों का इम्पैक्ट होता है। तो हम इसके साथ ना थोड़ा ऑडियंस को एंगेज करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उसको हम थोड़ा आंसर करने की कोशिश करते हैं। ब्रीफ कमेंट है और एक क्वेश्चन है आपके लिए। कुछ लोगों ने कहा है कि अब ज़माना है इंक्रीमेंटल कैपिटलिज्म का, कि बहुत बड़ी डिस्कवरीज नहीं होती, अब आहिस्ता आहिस्ता आप साइंस के साथ वो छोटी मोटी कर रहे होते हैं, इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स नहीं लगता कि इतनी एडवांसमेंट हुई है। दूसरी बात है, आपने नवीद साहब ने कहा था कि स्टेट का रोल साइंस में, दिस इज अ क्वेश्चन आप दोनों के लिए,
स्टेट पे मेरे ख्याल में इतना बोझ नहीं डालना चाहिए. इट्स इम्पोर्टेंट कि वो फंडिंग करें, बट यूएस में काफ़ी हद तक टैक्स कोड की वजह से अमीर लोगों को इंसेंटिव मिला है फाउंडेशंस बनाने का, वहाँ से ये ग्रांट्स आते हैं. तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स एक ऑल्ट्रुइस्टिक भी है, एक सेल्फ सर्विंग भी है. यू नो, पीपल आर डोनेटिंग क्योंकि वैसे वो अच्छे हैं, उनको साथ में टैक्स ब्रेक भी बहुत बड़े मिलते हैं और वो आप राइट ऑफ कर सकते हैं. तो क्या हमारी सोसाइटी में गुंजाइश है जो लोग 2-2, 3-3 पीरियड्स खरीदते हैं उसके बजाय कोई टैक्स कोड बनाया जाए जिससे साइंस में एडवांसमेंट तरक्की हो और लोगों को वो इंसेंटिव मिले? क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं, हम ये सोचते हैं व्हाट इज इट फॉर मी. तो आप बस यूनिवर्सिटीज को ग्रांट्स देके पीएचडी कैंडिडेट्स को, चाहे वो लिविंग स्टाइपेंड ही हो जाए, दैट इज ह्यूज, क्योंकि आपको वो मोरल सपोर्ट मिलता है. सो क्या वो गुंजाइश है हमारी सोसाइटी में इस चीज़ का, और कहाँ से हमें स्टार्ट करना चाहिए? पहले आप इनको आंसर करें फिर मैं करता अच्छा, ऑन द इनोवेशन का जो टाइमलाइन है, टाइम स्केल है, ऑब्वियसली उसके अंदर एक ये थियरी ज़रूर है कि अब आपके पास ग्रैंड डिस्कवरीज नहीं होंगी, लेकिन क्रिस्पर हैज़ शोन कि अभी भी गुंजाइश मौजूद है. कुछ हिस्टोरिक मैकेनिज्म जो हमने अनलॉक नहीं किए थे, मतलब क्रिस्पर एग्जिस्टेड सिंस मतलब टाइम बिगैन, हमने बस उस कॉन्सेप्ट को समझा ही नहीं था, उस तरह ध्यान नहीं दिया था, डिस्कवर नहीं किया था. तो दोनों चीज़ें पैरेलल में चलती रहेंगी. कुछ चीज़ें बिकॉज ऑफ आवर नॉलेज एक्सपैंड ग्रेजुअली हो रही हैं क्योंकि आपने एक कॉम्प्लेक्स ऐसा बनाया है कि इनोवेशन इज़ फंडेड और फिर उस फंडिंग की वजह से आपके पास ग्लोबलाइजेशन है, तो इट विल गो. लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ ब्रेक थ्रूज ऐसी होंगी विच विल बी अनएक्सपेक्टेड और ग्राउंड ब्रेकिंग भी होंगी. दूसरा, जहाँ फाउंडेशंस, अच्छा साइंस कमर्शलाइज करने का जो मेथड है, ये देयर आर मल्टीपल मेथड्स, डिपेंड्स ऑन आपकी सोसाइटी के अंदर. पहली चीज़ है साइंस परसीव कैसे की जाती है, क्या आपकी सोसाइटी साइंस टॉलरेंट है या नहीं, साइंस को समझा कैसे जाता है. फॉर एग्जांपल अपनी अगर फ्रॉम व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ, तो साइंस को प्रैक्टिस करने का जो तरीका है वो कितना चेंज हुआ. क्या साइंस की एक्सपेरिमेंट्स उसी जैसे हम वर्नियर कैलिपर लेते थे, प्रिज्म के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते थे, अब वो रुझान थोड़ा बहुत वेरी कर रहा है, माइंडसेट और है. तो पहली चीज़ आपकी, जस्ट बिकॉज बाय गिविंग अ फाइनेंशियल इंसेंटिव साइंस कमर्शलाइज नहीं होती. आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि आपकी सोसाइटी के अंदर ऐसा कौन सा मसला है जो कि साइंस सॉल्व कर देगी. कुछ कंट्रीज जैसे अर्जेंटीना की एग्जांपल इस वजह से दूंगा, अर्जेंटीना ने एग्रीकल्चर बायोटेक पे ध्यान दिया. उन्हें पता था कि उनका फूड सिक्योरिटी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. उन्होंने कहा हम ऐसी लीगल और फाइनेंशियल रिजीम्स लाएंगे कि साइंटिस्ट को रिसर्च करने में आसानी हो और उनका इंडस्ट्री से ऐसा नेक्सस बने कि इंडस्ट्री उन्हें बताए कि किस चीज़ पे रिसर्च करनी है और वो काम भी वो करें. ग्रांट्स यहाँ पे भी दी जाती हैं, लेकिन क्या उन ग्रांट्स को एक्चुअल टेबल पे कंज्यूमर के कुछ आता है कि नहीं आता, दैट इज़ अ क्वेश्चन मार्क. यूएस में चूंकि आपके पास नेक्सस मौजूद है कमर्शलाइजेशन के, एक तरफ वेस्ट कोस्ट पे सिलिकॉन वैली है, बॉस्टन में आपके पास हार्वर्ड, एमआईटी, टफ्ट्स का एक बड़ा ज़बरदस्त एजुकेशनल इकोसिस्टम बना हुआ है. तो वो उनके लिए एक बड़ा एक अच्छा इंसेंटिव था कि आपके पास कमर्शलाइजेशन के लिए मोबिलिटी मौजूद है. तो पहले तो आपने ये देखना है कि फंडिंग को किस तरह टेदर किया जाए कि टेंजिबल प्रोडक्ट्स भी मिले एट द एंड ऑफ द डे. वो आ जाएगा. और आपकी कंट्री के इकोसिस्टम इश्यूज़ क्या हैं, क्या क्लाइमेट चेंज है, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज जिनकी परहैप्स हमें इंस्टेंट ज़रूरत ना हो, लेकिन फूड सिक्योरिटी इज़ वन बिग एरिया जो कि डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ को बड़ी शदीद ज़रूरत है. तो वहाँ पे आई टोटली एग्री कि ऐसे इंसेंटिव्स दिए जाएँ कि जो ग्रांट्स दी जाती हैं, इक्विपमेंट जो आता है उसको हम इस तरह के बेनिफिट्स दें कि उनको कस्टम्स के मसले ना हो, वो आसानी से अवेलेबल हो. तो दीज आर माई कमेंट्स. ये आपने जो पहला क्वेश्चन था ना आपका, ये बहुत बड़ी बहस है, एक डायलॉग है जो यूएस में चल रहा है. उसके दो जो है वो हैं प्रोपोनेंट्स जो हैं दोनों साइड्स पे. एक हैं रॉबर्ट गॉर्डन, वो एक इकोनॉमिक हिस्टोरियन है. उनका काम है, उन्होंने अमेरिका की हिस्ट्री जो है ना इकोनॉमिक में टेक और जो है वो साइंटिफिक हिस्ट्री और प्रोडक्टिविटी की देखी है. और उनका ख्याल है कि जो प्रोडक्टिविटी के अंदर साइंस ने कंट्रीब्यूट किया था इन द अर्ली 20th सेंचुरी और उससे लेट जो है वो 19th सेंचुरी में, जिसमें जनरल पर्पस टेक्नोलॉजीज़ की उसने एक कॉइन की एक टर्म जीपीटीज उन्हें कहते हैं, जो उसका बड़ा इम्पैक्ट आया था, वो आज की टेक्नोलॉजीज़ स्पेशली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन इतनी नहीं रहा. उसमें ही टॉक्ड अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, कि इलेक्ट्रिसिटी आने से कैसे फैक्ट्रीज जो हैं वो चेंज हुई, हाउस होल्ड चेंज हुए, अप्लाइंसेस चेंज हुई, प्रोडक्टिविटी बढ़ी. इसी तरह और स्टीम इंजन आने से कैसे हुआ, एरोडायनामिक्स इन्वेंट हुए. तो ही टॉक्स अबाउट कि जो एरोप्लेन की स्पीड आज से 60 साल पहले थी, मोर और लेस आज भी वही है. ठीक है, ट्रेन जो हैं वो दो अभी जापान ने चेंज कर दी है, लेकिन अमेरिका की ट्रेन आज भी वही हैं जो 60 साल पहले थी.
सो वो जो है वो उसके अंदर, लेकिन उसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट भी है। वो एक बुक है, उसका नाम है सेकंड मशीन। रॉबर्ट गॉर्डन की भी एक बुक है बड़ी अच्छी, वो प्रोडक्टिविटी के ऊपर है, अमेरिकन हिस्ट्री के ऊपर। तो वो इसकी जो बुक है, एंड्रयू मैकेफी नाम है उसका, एरिक बेंजोल्सन उसका नाम है, उनकी किताब का नाम है, छोटी सी किताब है, सेकंड मशीन एज। उसके अंदर ना वो इस इशू को भी डिस्कस करते हैं कि ये जो सारा बूम आ रहा है ना, टेक्नोलॉजीज अभी भी बन रही हैं, डेवलपमेंट अभी भी हो रही है, उसको हम उस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी में कैप्चर नहीं कर रहे हैं। मसलन दे गिव द एग्जांपल ऑफ कि हम जीडीपी जब मेजर करते हैं तो हम हर एक की ट्रांजैक्शन वैल्यू देखते हैं। सो गूगल से हम जो फ्री मटेरियल रोज़ाना हम इकट्ठा करते हैं, अगर उसकी वैल्यू देखी जाए तो कितनी है, बट देर इज़ नो प्राइस एसोसिएटेड विद दैट। वंस प्राइस है जो उसकी मार्जिनल कॉस्ट ज़ीरो है, कि आप आज देखें, सुबह देखें, गूगल से सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लें, दैट वाजंट पॉसिबल। आप फ़ोटो बनाते थे पहले, कोडक की प्रिंट निकालते थे जाके, वो 4 बंदे उसमें इन्वॉल्व होते थे। अब फ़ोन हर एक के पास है, जितनी फ़ोटोज़ जो है वो फ़ोन पे बनती हैं, इतनी हिस्ट्री में नहीं बनी होती जितनी 1 घंटे में अब दुनिया में बन जाती हैं। सो ये टेक्नोलॉजी, एक तो साइंस इंक्रीमेंटल है, वो साइंस इंक्रीमेंटली बढ़ रही है, उसमें कभी कभी बड़े ब्रेक थ्रू आते हैं, कभी कभी इंक्रीमेंटल बढ़ती है। क्रिस्पर इज़ अ बिग ब्रेक थ्रू, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी में जैसे जो रेवोल्यूशन आया था, इसने बात की है उस पर कि जो रेवोल्यूशन आईटी में पर्सनल कंप्यूटर से आया है, कि देयर वाज नो सच कॉन्सेप्ट कि हर बंदे के पास कंप्यूटर होगा। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दे थॉट कि अच्छा जी ये कोई रिसर्च सेंटर के पास होगा, किसी ऑफिस में होगा, बट व्हाई डू आई नीड कंप्यूटर, ठीक है। तो वो पर्सनल कंप्यूटर आ गया, तो वो पर्सनल कंप्यूटर आने से इम्पैक्ट आया है। तो अब जो अगली स्टेज आ रही है वो यही आ रही है कि ये जीन एडिटिंग जो है ये हर घर में कैसे पहुंचे। अच्छा, वो पहुंच चुकी हुई है, वो पहुंची है अभी कोविड-19 की जो उन्होंने टूल किट जो किट बनाई है, जो घर बैठ के आप खुद से उसको डायग्नोज कर सकते हैं। तो दिस इज़ द सेम बायोटेक्नोलॉजी जो हमारे घरों तक अब आ गई है। तो साइंस जो है वो बड़ी छोटी, साइंस का एक उसको सेरेंडिपिटी भी कहते हैं कि समटाइम्स यू आर स्ट्रगलिंग फॉर इंक्रीमेंटल थिंग्स बट यू गेट अ बिगर थिंग। सो अक्सर साइंस ऐसे प्रोग्रेस करती है। अगर आप साइंस की हिस्ट्री देखें, और उसके अंदर भी अगेन आई रिफर्ड, एक किताब है थॉमस कून की, जो स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, तो वो बड़ी अच्छी है कि हमेशा साइंस कैसे नॉर्मल साइंस होती है, फिर यकदम ब्रेक थ्रूज होते हैं, फिर बात आगे बढ़ती है, फिर नॉर्मल साइंस आ जाती है, फिर क्वेश्चंस रेज होते हैं, फिर एक बड़ी डिस्कवरी होती है। जैसे फिज़िक्स के अंदर जो है वो एक प्री न्यूटोनियन ईरा था, फिर न्यूटोनियन ईरा आ गया, फिर आइंस्टाइन का ईरा आ गया, फिर क्वांटम फिज़िक्स आ गई। तो ये जो है ये बायोलॉजी बड़ा साइडलाइन डिसिप्लिन था हिस्ट्री में। आप यूल टॉक अबाउट फिज़िक्स, आप इन चीज़ों की बात करेंगे, लेकिन बायोलॉजी वाज नोवेयर। सो मतलब डार्विन के काम से बायोलॉजी मेन स्ट्रीम हुई, और उसके बाद ये सारी बायोटेक्नोलॉजी ने और ले आया। लास्ट पॉइंट जो आपका है, यस कमर्शियल भी एंटरप्राइजेज ग्रांट्स कर रही हैं यूएस के अंदर भी, बट दैट इज़ मिनी स्केल एज कम्पेयर टू द यूएस गवर्नमेंट इज़ इन्वेस्टिंग। और उसके अंदर भी एक डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज़ बेसिक रिसर्च। सो ये जो कमर्शलाइजेशन होती है उसके पीछे डेकेड्स ऑफ बेसिक रिसर्च होती है। तो जो कमर्शियल एंटरप्राइजेज होती हैं वो बेसिक रिसर्च में नहीं इन्वेंट करती, उनको क्विक रिजल्ट चाहिए होते हैं। सो ये जो क्रिस्पर की, जीन्स की सारी टेक्नोलॉजी बनी हुई थी, तो फार्मास्यूटिकल ने इन्वेस्ट करके उसको कमर्शलाइज करके वैक्सीन बना ली। लेकिन अगर ये पीछे 70-80 साल की रिसर्च पीछे ना हुई होती तो वो ना बन पाती। सो इसी तरह वो जो मरियाना मैज़ुकाटो की मिशन इकोनॉमी, और उसके अंदर उसने ड्रग्स को क्लासीफाई किया है। वो 2 किस्म की ड्रग्स की उसने बात की है। एक वो ड्रग्स हैं, मसलन बीमारियां होती हैं, कई ऐसी बीमारियां वो बहुत रेयर हैं कि पूरी दुनिया में हो सकता है 10 लाख लोगों को, 5 लाख लोगों को हो, ठीक है। अब कोई भी कंपनी उसमें इन्वेस्ट नहीं करेगी उस ड्रग के ट्रीटमेंट के लिए। अब वो कहेंगे ये बहुत थोड़े लोग हैं, 1 लाख लोग हैं पूरे अमेरिका में, तो हम तो नहीं इसको करेंगे, स्केल नहीं है। लेकिन क्या यूएस गवर्नमेंट भी ना करे उसमें, या कोई गवर्नमेंट भी ना करे, तो देन हियर द गवर्नमेंट कम्स इन। तो एक तो स्टेट का बड़ा रोल जो है, स्टेट की इन्वेस्टमेंट के बगैर साइंस आगे नहीं बढ़ सकती। ये अभी तक हमें, हाँ, जो नॉन हिस्ट्री है हमारी, ये है एक पहली बात ये है। सेकंड जो बात अभी हम जब इसमें डिस्कस कर रहे थे, स्टेट ने एक इकोसिस्टम भी बनाना होता है कि वो यूनिवर्सिटीज़ की फंडिंग का सिस्टम क्या है, वो पैटेंट्स का सिस्टम क्या है, वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम क्या है। तो स्टेट और साइंस जो है, इसको आप जो है ना, वो ये नहीं हम कह सकते कि स्टेट को बीच में से रहे तो कमर्शियल आ जाए। तो दिस इज़ माई अंडरस्टैंडिंग। और जी कोई थीरीज अपार्ट, जो कोविड-19 जिस तरह आपने कहा कि आधे लेवल पे जो सारे वैक्सीन बने, तो एक तो ये कि हम देखते हैं कि कुछ वैक्सीन इफेक्टिव है, कुछ नहीं है।
वो ग्रेड किए हुए हैं। तो एक तो ये चीज़ यूनिफॉर्म क्यों नहीं है अगर रिसर्च मौजूद है, 80-90 साल की रिसर्च अगर है तो यूनिफॉर्म क्यों नहीं है। दूसरा जो पॉलिटिकल लेवल पे जो गेम चल रही है या जो मतलब कॉन्स्पिरेसी थीरीज है वो डे बाय डे आगे बढ़ रही है। और दूसरा ये कि इस तरह कोई मैकेनिज्म यूनिफॉर्म मैकेनिज्म हो सकता है, मतलब चाइना रशिया जो ये कर सके। और एक लाइक जैसे हमारे पास है डेंगू मलेरिया, उनके वैक्सीन अभी तक नहीं बने। अगर रिसर्च है तो आरएनए वैक्सीन ये चीज़ें तो, या टाइम टू टाइम ये जो इनका जो वैक्सीन का जिस तरह चल रहा है कि आगे इनके कोई साइड इफेक्ट्स वगैरह, इनके वो जो ट्रायल है उसको उसका उस तरह प्रॉपर टाइम नहीं दिया गया। तो इसी तरह हम आगे इसको आरएनए लेवल पे बाकी चीज़ों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें 3-4 चीज़ें हिट होती हैं। पहली चीज़ है साइंटिफिक अनसर्टेनिटी। जब आप एक बेसिक एक्सपेरिमेंट भी एक स्केल से आप एक लाइन भी खींचते हैं ना, तो वो जो सेंटीमीटर्स भी होते हैं उसमें एक परसेंटेज ऑफ एरर होता है। तो इस तरह जो हम जीन एडिटिंग भी करेंगे उसमें एक सर्टन परसेंटेज ऑफ एरर है, साइंटिफिक अनसर्टेनिटी कहते हैं हम उसे। तो अभी भी हम ठीक है अपनी इस किताब की टेक को जहन में रखते हुए हम ब्रेक थ्रू काफ़ी कर लेते हैं, लेकिन काफ़ी अननोन होराइजन्स हैं। तमाम इंसानों के डीएनए सेम नहीं होते, उसके अंदर 1 to 2% का चेंज है और वही बड़ा क्रूशल है। तो जैसे एक दवाई है, सिंपल एक पैनाडोल भी है, वो हर बंदे पे मुख्तलिफ असर करती है। उस तरह थेरेपीज़ वैक्सीन्स भी अपनी अप्लाई होने की प्रॉपर्टी की वजह से मुख्तलिफ असर करेंगी। आपके अंदर क्या मेटाबॉलिज्म जो आपका एब्जॉर्ब करने का तेज़ है या नहीं, एक फैक्टर वो है। फिर आपकी इम्यूनिटी एग्जिस्टिंग कैसे थी, तो इतने सारे वेरिएबल्स हैं। तो किसी साइंसदान के लिए पॉसिबल ही नहीं है कहना कि रेंज क्या होगी, एफिकेसी कैसे होगी। फिर जैसे अभी कोविड के दिनों में जो वैक्सीन्स बनी उनका टेक्निक भी फ़र्क थी। जैसे साइनोवैक थी, उसका मैकेनिज्म ही और था। पुरानी टेक्निक है कि वायरस को आप वीकन करें, इंजेक्ट करें तो एंटीबॉडी बन जाएगी। इस केस में आपने क्रिस्पर को यूज़ करते आपने अपने ह्यूमन सेल्स को इंस्ट्रक्ट किया कि वो एंटीबॉडी बनाए। इसीलिए mRNA वैक्सीन्स आर मोर इफेक्टिव, क्योंकि वो आपके सेल को इंस्ट्रक्ट कर रही हैं कि वो वैक्सीन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाए। अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, एक सर्टन मार्जिन ज़रूर है और ये इट इज़ स्टिल टू बी डिस्कवर्ड। जैसे पुरानी कैंसर सेल के अंदर जब कैंसर ट्रीटमेंट के लिए आप रेडिएशन मारते हैं तो रेडिएशन के भी तो साइड इफ़ेक्ट्स मौजूद हैं। तो आपके पास एक स्पेक्ट्रम आता है। तो अभी भी साइंस उस नहज पे नहीं पहुंची कि उसको कंप्लीट नॉलेज आ गई है कि आपके डीएनए का जो इंटरचेंज है वो क्या है। जैसे इंसान का सिर्फ एल्टीट्यूड चेंज हो जाए तो उसका डीएनए चेंज हो जाता है। आप जो मुख्तलिफ तरह के खाने खाते हैं उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है इम्यून सिस्टम पे। सारा इसमें मतलब वो जिक्र मौजूद है कि डिसऑर्डर्स की स्टडी, एक एपिडेमियोलॉजी एक और ही फील्ड आ जाती है। तो उस चीज़ को जहन में रखना पड़ता है कि साइंस को प्लग इन कैसे किया जाएगा और कहाँ किया जाएगा। और डेंगू और जो मलेरिया की है, देखिए कोविड के केस में हुआ कि एक मिशन बन गया दुनिया का कि इसको रिजॉल्व करना है, क्योंकि पैंडेमिक था, कंटेजियस बहुत था ना। तो ये मलेरिया जैसी चीज़ें शायद एंडेमिक में क्लासीफाई ज़रूर हो जाएंगी, लेकिन दिस इज़ गिवन एन एग्जांपल टू द वर्ल्ड कि आप छोटे छोटे डिजीज़ पे फोकस करके उसको रेडिकेट कर सकते हैं। तो अब रुझान आ रहा है, मलेरिया पे भी काम शुरू हो गया है mRNA वैक्सीन्स पे। एक आध रिपोर्ट भी हुई है, उसकी एफिकेसी की परसेंटेज थोड़ी सी ऊपर नीचे है। डेंगू पे भी काम हो रहा है। जैसे ब्राज़ील में तो उन्होंने डेंगू का हल निकाल लिया कि मॉस्किटो ही मार दें, आप पूरी स्पीशी वाइप आउट कर दें। खैर अब mRNA वैक्सीन ने एक नई उम्मीद दी है, क्योंकि डेंगू के होते ही 4-5 वेरिएंट्स हैं, उनको हैंडल करना आसान है। तो ये है कि इस चीज़ को ध्यान में रखें कि साइंस की जो भी तरक्की होती है वो तकरीबन अकेले कुल नहीं होती, उसमें एक साइंटिफिक अनसर्टेनिटी का मार्जिन होता है और वही मार्जिन कम करते करते अगले आपके 80 से 100 साल लग जाएंगे उसको ख़त्म करने में। असल में देखें, इंसानी जो नॉलेज है वो नॉलेज और इग्नोरेंस दोनों साथ साथ बढ़ते हैं। व्हेन यू एंटर इनटू न्यू होराइजन्स, अभी आपको नहीं पता था, आपको लगता है कि वहाँ जाके ये चीज़, तो वहाँ देयर इज़ और मोर नॉलेज जो आपकी दस्तरस से बाहर होता है। तो कॉज एंड इफ़ेक्ट वाला जो फार्मूला है उसमें अगर आप देखें तो कॉस्ट बेनिफिट भी दोनों साथ साथ चलते हैं। तो जो इन्होंने बात की, अभी साइंस में बड़े अरसे से काम हो रहा है जिसके ऊपर कुछ अर्सा पहले तक मैं उसको पढ़ता रहता था, वो प्रिसीजन मेडिसिन है। तो प्रिसीजन मेडिसिन में अब पैनाडोल जो है, हर बंदे के बुखार के लिए पैनाडोल है, लेकिन वो कहते हैं कि ये ऐसा ठीक नहीं है। या सर में दर्द है तो आप फिर भी पैनाडोल खा रहे हैं, लेकिन वो दर्द सर में है। तो प्रिसीजन मेडिसिन इस पे भी अब काम कर रही है कि वो आपको जो ट्रीटमेंट होगा वो सीधा बाकी बॉडी में कहीं नहीं जाएगा, वो सीधा जाके आपके उन सेल्स को जो है ना वो जो है रिलीफ देगा। सो इट विल नॉट गो टू आपकी सारी बॉडी में। तो उसकी डिलीवरी के ऊपर डिस्कशंस हो रही हैं कि वो टारगेटेड कैसे करें। आपके घुटने में अगर दर्द है
तो आप कैसे वो दवाई डिलीवर करें जो सीधा जाके आपके घुटने पे सिर्फ जो है ना वो उसका असर हो, बाकी मैदे में, स्टोमिक में, सर में कहीं ना जाए। सो दिस इज़ जिसको कहते हैं ना ज़रा साइंस का जो अमल है वो आगे बढ़ता जाता है। हर स्टेज पे हमें ऐसे लगता है कि हमने बहुत कुछ सीख लिया है, लेकिन जितना कुछ सीखा होता है उससे बहुत ज़्यादा कुछ अभी हमें नहीं सीखा होता। तो वो क्यूरियासिटी तो इंसान को आगे लेके बढ़ती है ना। और वही जो है वो अगर आप हमारा जो है वो दीन का जो है वो हर फेथ के अंदर एक मौजूद है कि अक्ल कुल जो है वो हम खुदा कहते हैं, गॉड कहते हैं, वो वहीं पर मौजूद है जो डिवाइन है। तो इंसान जो है वो जो साइंस का अमल है वो डिवाइन से आगे बढ़ चुका हुआ है। वो कहता है कि नहीं, एक्सपेरिमेंट से करके तो लर्न करें और उससे बात आगे बढ़े। तो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस जहाँ पर डिविनिटी और एक्सपेरिमेंटेशन का आता है। तो ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग्स जो हैं दे लर्न फ्राम ईच अदर, दे लर्न फॉर एक्सपेरिमेंट्स। हम कहते हैं कि वो अल्लाह ताला से वही आने वाला सिलसिला जो है वो बंद हो चुका हुआ है। तो अब इंसानों ने कैसे सीखना है? इंसानों ने एक दूसरे से सीखना है। और वो जो न्यूटन की जो कोट है वो कि आई एम स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जाइंट्स। तो आज जिन लोगों ने वैक्सीन बनाई है, जो आप बातें बता रहे हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे, पीपल विल रिसर्च इट। कोविड के भी अभी आफ्टर मैथ्स हमें पूरे नहीं पता चले, बट पीपल आर नाउ रिसर्चिंग कि इसके शायद लाइफ टाइम इफ़ेक्ट्स रहेंगे कोविड के। तो हम जो है वो ये इवॉल्व होती है, साइंस जो है इंक्रीमेंटली आगे बढ़ती है, एक्सपेरिमेंटेशन होती है। सो उसके अंदर हम सोशल साइंसेज में भी इवन हम कहते हैं कि एवरी सोल्यूशन क्रिएट्स अ न्यू सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो अब जीन एडिटिंग आ गई है, अब इसके प्रॉब्लम्स आ गए हैं कि ये लोग यूज़ करना स्टार्ट हो जाएंगे, क्या करेंगे लोग अपने बच्चों को। अच्छा, फिर और एक इसमें हम डिस्कस कर रहे थे पहले अदील साहब और मैं कि बायो हैकर्स का एक इसमें फिनोमेनन है कि एक तो वो साइंटिस्ट हैं जो बैठे हुए काम कर रहे हैं, जैसे ये हैकर्स कंप्यूटर के हैं ना, बैठ के हैक कर लेते हैं। तो इस तरह कुछ लोगों ने, ये अब इतनी कोई कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी नहीं रह गई, जो अच्छे साइंटिस्ट हैं, साइंस आ गई है, उन्होंने ये कोड क्रैक कर लिया हुआ है। वो घर बैठ के कहते हैं मैं खुद ही कर लूँगा, आई डोंट नीड टू गो टू लेबॉर्ट्री, मुझे ये एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, इसके ट्रायल्स क्लिनिकल हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो वो कहते हैं हर किसी को एक्सेस होनी चाहिए। तो अब ये भी एक प्रॉब्लम आ रहा है। तो यहाँ पर रेगुलेशन की बारी आएगी, स्टेट आएगी, एथिक्स, सोसाइटी, सोशियोलॉजी। फिर यहाँ पर वो डिबेट उसने वो भी लेके आया जिसमें लिबर्टेरियन और कंट्रोल वाली डिबेट है कि ये जो हक है ये किसको होना चाहिए, क्या सोसाइटी को होना चाहिए या इंडिविजुअल को होना चाहिए। सो जो ये बात है ना कि कोई भी सोल्यूशन परफेक्ट है, सो देयर इज़ नो परफेक्ट सोल्यूशन। वी ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या ये हो रहा है, कैसे हो रहा है, और थिंग्स आर द वे दे हैपन। उसमें हमारे पास बहुत सारे आंसर्स नहीं होते। और जी आप बहुत शुक्रिया जी, वेरी एनलाइटनिंग और बहुत सी चीज़ों का पता लगा। लेकिन मैं कोई इस पर तो कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन ऑडियंस के लिए जनरली, क्योंकि बिकॉज ऑफ माई एज जो कुछ मेरी ऑब्जर्वेशन है पाकिस्तान पे, मैं कुछ चीज़ें तवज्जो में दिलवाना पड़ता है। नंबर एक तो ना ये जो नो हाउ होती है ना, नो हाउ के साथ ऑटोमेटिकली आप वो चीज़ बना नहीं सकते, उसके पीछे कोई डू हाउ होती है। आपने कोई भी चीज़ किया तो उसके अंदर अगर आपको एक टेम्परेचर का ग्राफ ही नहीं पता ना, तो दैट्स इनफ टू लीड टू फेल्योर, टू अ डिजास्टर ऑल्सो। तो एक तो ये है कि इट्स नॉट सो सिंपल कि बंदे को ये पता हो तो वो कर लेगा उसको। सम पीपल कैन डू इट, बायो हैकर जो होंगे उनके पास तो एक बेसिक काम होगा भी। तो और ये सबके लिए बड़ा एक हेडेक है कि वेपन्स वाली साइड पे ले जाना या डिसरप्टिव काम कर देना। लेकिन कुछ चीज़ें मैं ऑडियंस के लिए ज़रा बताऊं। ये जो इस्लामाबाद है ना, वी आर ए टेक वैली हियर, और इस टेक वैली में बायोटेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद इन इस्लामाबाद। हम उसको एक्चुअली देख नहीं रहे और वो भी हमें दिखाते नहीं हैं। यहाँ पे एक तो आपके पास NARC है, और NARC के पीछे फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। मैं जब बच्चा था, मैं बच्चा था 50 में, तो मुझे याद है कि हमारे स्कूल को लेके गए फैसलाबाद एग्रीकल्चर कॉलेज था, वो सब यूनिवर्सिटी नहीं बनी। बायोलॉजी में हमें क्रोमोसोम पढ़ाए गए थे। तो वो एक बाजरे का पौधा था, उसके वो इतना था, फिर क्रोमोसोम डबल किए तो पौधा इतना हो गया, फिर डबल किए फिर पौधा इतना हो गया। तो आई सॉ प्लांट दैट साइज आल्सो, और हमारे लोग कर रहे थे। अदर थिंग इज कि फैसलाबाद और जो हमारा एग्रीकल्चर वाली साइड है, it has the highest number of PhDs in Pakistan.
हमारे पास हर फील्ड में और उसके सब फील्ड में PhDs ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, और अमेरिकन PhDs हैं कहाँ कहाँ से किए हुए। अनफॉर्चुनेटली जो हमारी एग्रीकल्चर वाली साइड है उसकी क्या कहते हैं PR नहीं है। NARC इज नेवर टेलिंग PR में, तो विद रिजल्ट के लोग कहते हैं जमीन पे बैठे हैं ये। इट मेरिट्स अ विजिट टू सी कि उसके अंदर क्या कुछ हो रहा है, एंड दैट इज ऑल बायोटेक। सो सिमिलरली जो आपके पास NIH है वो भी यहाँ पे है, ये मिसमैनेज हो गया तो एक और बात है, बट वी हैव ए वेरी गुड सेंटर हियर, और उसके अंदर वैक्सीन प्रोडक्शन का हमारे पास लेटेस्ट किस्म का प्लांट मौजूद है। अब मतलब वो जो जैसे सरकारी मशीनरी हमारी बाकी खराब चलती है वैसे है, लेकिन उसके अंदर भी टैलेंट भी मौजूद है, इक्विपमेंट भी मौजूद है, उसके लिंक्स भी मौजूद है। सिमिलरली यहाँ पे 60 फार्मा कंपनीज हैं इस्लामाबाद में इस वक्त, और वो मुख्तलिफ लेवल्स की कंपनियां, कोई छोटे लेवल की है। सम ऑफ देम आर एक्सपोर्टिंग फार्मा प्रोडक्ट फ्रॉम इस्लामाबाद टू द वर्ल्ड, वो भी इस्लामाबाद में ही हो रहा है। तो एक तो है ना कि हम न्यूक्लियर हमारे पास वो भी ये वैली है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी ये वैली है, लेकिन बायो में वी आर ए वैली बट वी डोंट नॉट लुकिंग एट इट, और उसको हम प्रमोट नहीं कर रहे। ये जो एथिक्स की बात आपने की कि मास प्रोड्यूस सोल्जर्स, यू नो, वो बात होती है दे विल प्रोड्यूस सिमिलर टाइप ऑफ सोल्जर्स लाख पर उनके फौज पे होंगे। जैसे नेशंस अर्बनाइज होती हैं उनके पास सोल्जर्स कम हो जाते हैं, बिकॉज पीपल स्टार्ट लिविंग इन सिटीज एंड दे डोंट वांट टू फाइट ए वॉर, तो फिर वो अदर नेशन कर सकती हैं। या वैसे जस्ट सम बायोटेक पे बस एक क्विकली FC कॉलेज में जब मैं अपना बैचलर्स और एमफिल कर रहा था, हमने मैपिंग की थी। पाकिस्तान में 50 के करीब बायोटेक इदारे हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च करते हैं। फैसलाबाद की बात की, वहाँ निपजी, नायाब पूरा एक कॉम्प्लेक्स है। इस्लामाबाद में नस्क के अंदर है, लाहौर में 6-7 इदारे हैं, कटिंग एज रिसर्च है। बस उसका ये होता है कि उसको कमर्शलाइज करने की जो पूरी मशीनरी है उसको ऊपर नज़र देने की ज़रूरत है कि रेगुलेटरी गाइडलाइंस क्या हैं, हम बायोटेक प्रोडक्ट्स को कैसे कमर्शलाइज करना चाहते हैं। जैसे एक बेसिक क्वेश्चन है कि हम में से कितनी ऑडियंस यहाँ बैठी है जो GM फूड खाने को तैयार है। ये भी कुछ, क्योंकि US में और बाकी जगहों पे डिबेट काफ़ी हद तक इवॉल्व कर गई, हमारे यहाँ स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च है, और आप जाके किसी भी लैब में जाके देख लें, कटिंग एज काम है बायोटेक के अंदर। मतलब 40 के करीब इदारे होना पाकिस्तान की इकॉनमी में बहुत बड़ी बात है। बस उसको एक वो थ्रस्ट देने की ज़रूरत है कि उसका कमर्शियल एंड गोल्स हों। NIH की बात करें, NIH के साथ हमारा फ्रीक्वेंट इंगेजमेंट है, बिल्कुल कटिंग एज है, बट इट्स ऑल अबाउट कि आपके क्या रेगुलेटरी पाथवे स्ट्रीमलाइन है कि वो लैब की रिसर्च को कमर्शलाइजेशन तक ला सके। यहाँ पे वो चीज़ आती है। Taking it further, I believe those linkages are missing. जब एक स्टूडेंट आपका MPhil या PhD के लिए जाता है, who is there to tell him that this is the sort of research that you should do and this is where you should connect to. That thing is missing because I'm a biologist myself. तो मुझे किसी ने नहीं बताया था MPhil में कि तुम ये करोगी तो तुम you can go ahead with that and those linkages. And just one small point on the gene. I believe कि जो हमारा indigenous gene pool है उसको भी हम tamper कर रहे हैं. And with the quest of finding cure for diseases and stuff genetic, हम कहीं ना कहीं I don't know, I may be wrong, but we are also gearing towards producing freaks of nature. जो जेनेटिक हम रीमॉडलिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं। एंड देन द ग्रेटेस्ट डिबेट इज आई बिलीव द एथिकल वन। आपने भी मेंशन किया GM फूड का, वो अभी तक क्लियर नहीं है। आई वाज वर्किंग इन कॉमर्स मिनिस्ट्री एंड देयर वाज दिस केस जहाँ पर था कि ये GM फूड है, therefore it cannot be imported in the country. So you see we are still at that level. Now what to talk of creating designer babies. So I think in Pakistan we have a long way to go. Thank you. ये लगता है ऐसे ही लॉन्ग वे है। जब टेक्नोलॉजी आना स्टार्ट हुई थी तो ऐसे लगता था जैसे ये फ़ोन कभी नहीं पहुंचेंगे इधर जो है ना, तो अब आप देखें ये पहुंच आए हैं। अब ये कोरोना वायरस की जो डायग्नोस्टिक किट्स हैं वो घरों में पाकिस्तान भी पहुंच आई हैं। जो ये कीमोथेरेपी और कैंसर के ट्रीटमेंट्स हैं बिल्कुल कटिंग एज, मोर और लेस उसी तरह जैसे US में हो रहे हैं वो यहाँ भी हो रहे हैं। सो वो वहाँ कमर्शलाइजेशन, वो कैपिटलिज्म का रोल आ जाता है। सो वन आर द अदर वे, जैसे उन्होंने पेप्सी और कोका कोला पहुंचाई हुई है वो गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पे, ऐसे ही उन्होंने ये भी पहुंचा देनी है। सो एक स्मॉल कमेंट ऐड करूंगा मैम आपके क्वेश्चन में भी कि फ्रीक्स ऑफ नेचर पे, जब पहले काश्तकार थे जो गाजर या फल हमारे पास मौजूद हैं, ये शुरू से ऐसे नहीं थे। फार्मर्स वर डूइंग इट रैंडमली। अब साइंस के पास टूल्स मौजूद है कि उनको प्रिसाइज कर सकें। तो फ्रीक्स शायद एक मुश्किल है,
लेकिन अब आपको talking basically the human race. बिल्कुल, लेकिन प्रिसाइज आपके पास टूल आ गया है कि आप एक लेटर को चेंज कर सकते हैं। पहले हम रैंडम कर रहे थे, तो वो एक चीज़ है कि टेक की दोनों साइड्स हैं, दोनों बहस हैं। लेकिन वही जो आप कह रही हैं वही एथिकल डिबेट है ना कि आप किस हद तक आप उसके अंदर चेंज करें, किस हद तक ना करें, या जो अभी भी हम कर चुके हैं, जो आपने बात कर रही हैं कि अगर ये RNA बेस्ड हम वैक्सीन्स कर रहे हैं तो ये किस हद तक हमारे कोड्स को अल्टर कर रही हैं और इन अल्टरेशंस का फ्यूचर पे क्या इम्पैक्ट होगा, तो दिस इज स्टिल अननोन। Exactly. And this is where all of us need to sit together. It's not just the biologists. No. And Naveed sir, I take exception to that. Biology was a little known subject. It wasn't. It wasn't. It wasn't. On a lighter note. ये डार्विन नहीं, मैं डार्विन से पहले का कह रहा हूँ। हाँ, मैंने अभी नहीं कहा, मैंने कह रहा कि डार्विन से पहले लिटिल नोन सब्जेक्ट था। तो बायोलॉजी की जो है वो एज अ सब्जेक्ट, उससे पहले कौन लोग थे, वो नेचुरल फिलोसफर्स होते थे। मतलब आप देखें कि ये ग्रेग मेंडल जो है वो भी एक मॉन्क था जो काम कर रहा था। जो साइंस का टीचर नहीं। हाँ, हम फिजिस्ट हमें मिल जाते हैं न्यूटन की फार्म में और बाकी सारे उसमें मैथमेटिशियन भी मिलते हैं, अलजेब्रे वाले भी लोग मिलते हैं, लेकिन यू वोंट फाइंड अ बायोलॉजिस्ट एज पर से। सो वो सारे लोग वही डील कर रहे थे। फिजिस्ट बाद सॉर्ट ऑफ अ मदर ऑफ किसी हद तक साइंस जो है ना, वो काफ़ी सारे लोग जो है वो फिजिक्स के अराउंड, केमिस्ट्री के अराउंड, हाँ, नेचुरल फिलोसफर्स थे एक्चुअली जो है ना। तो वो जो है, तो उसमें व्हाट आई वांटेड टू से कि ये बायोलॉजी में एक और भी डिबेट है बड़ी इंटरेस्टिंग, वो ये है कि इकोनॉमिक्स ने कैसे बायोलॉजी को शेप किया है। तो उसमें जो वर्ड डार्विन ने यूज़ किया है नेचुरल सिलेक्शन का, वो पहले इकोनॉमिस्ट ने यूज़ किया था। एंड डार्विन वाज आल्सो स्ट्रगलिंग विद दैट आइडिया कि व्हाट शुड आई कॉल इट, एंड देन मैल्थस का जो काम है दैट आल्सो हेल्प्ड हिम। तो इस तरह से वो कहते हैं कि इकोनॉमिक्स ने जो है वो मैल्थस वाज द फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स अपॉइंटेड। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर उसको उनका एक इंस्टीट्यूट था, उसमें अपॉइंट हुआ था, एंड ही वाज द फर्स्ट वन। तो मैल्थस जो है उसका जो काम था पॉपुलेशन और इस सारे फूड सिक्योरिटी पे, तो दैट एक्चुअली टॉक्ड अबाउट नेचुरल सिलेक्शन कि जब ये सारा फेमिन्स आएंगे, सारा कुछ होगा, कुछ स्ट्रॉन्ग लोग बच जाएंगे, बाकी वीक लोग जो है वो मर जाएंगे, फूड सिक्योरिटी के इश्यूज आएंगे। तो दैट वो जो नेचुरल सिलेक्शन वाला एस्पेक्ट है दैट डार्विन जो है वो, तो इस वजह से आई वांटेड डजंट मीन कि मैं उसको अंडरमाइन कर रहा हूँ। तो आजकल इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो थैंक यू वेरी मच। मैं जस्ट विद दैट आई लाइक टू शेयर विद यू कि हम मुख्तलिफ टॉपिक्स करते रहते हैं, हम ट्राई करते हैं कि डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करें। तो जैसे ये साइंस का टॉपिक है, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम फिक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये मार्गरेट एटवुड की जो है वो बुक है, 2 इसके नावल्स हैं और दोनों को हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें द टेस्टामेंट्स है और द हैंडमेड्स टेल है। सो जो नेक्स्ट है वो फिक्शन जो है वो मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ता। सो उमर रियाज और आयशा सरवरी जो हैं दे विल डू द नेक्स्ट बुक आर हमारा नेक्स्ट संडे का, और दे विल टॉक अबाउट दीज 2 वर्क्स ऑफ मार्गरेट एटवुड जो है। तो विद दैट थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू।